प्रदेश की राजधानी होने के नाते रोजाना लाखों लोग लखनऊ आते जाते रहते हैं। इसी वजह से लखनऊ के रेलवे स्टेशन चारबाग के आसपास तो हर तरह के होटलों की भरमार है ही, उससे सटे इलाकों का भी यही हाल है। ऐसा ही एक इलाका है नाका इंडोला। यहाँ भी छोटे बड़े तमाम होटल हैं। नाका इंडोला के मोहल्ला विजयनगर में गुरुद्वारे के पीछे एक होटल है, सिंह होटल एंड पंजाबी रसोई। 16 सितंबर की सुबह 11 बजे के आसपास होटल का कर्मचारी मोहन बहादुर बेसमेंट में बने कमरों की ओर गया तो गैलरी में उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। वह लपक कर बच्चे के पास पहुंचा। बच्चा 4 साल के आसपास रहा होगा। उसने उसे गोद में उठाकर पुचकारते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, मम्मी ने मारा है क्या? नहीं, मम्मी ने नहीं मारा, मम्मी को पापा मारकर भाग गए, बच्चे ने बड़े मासूमियत से कहा। मारकर कहाँ भाग गए पापा? मोहन ने पूछा तो बच्चा रोते हुए बोला, पता नहीं। मोहन बहादुर को पहले लगा कि पति पत्नी में मारपीट हुई होगी या हो रही होगी, इसलिए बच्चा रोते हुए बाहर आ गया होगा। लेकिन अब उसे मामला कुछ और ही लगा, इसलिए उसने पूछा, मम्मी कहाँ है? वह बाथरूम में पड़ी है, बच्चे ने कहा। तुम किस कमरे से बाहर आए हो? मोहन ने जल्दी से पूछा तो बच्चे ने कमरा नंबर 102 की ओर इशारा कर दिया। मोहन बच्चे को गोद में लिए कमरे के अंदर बने बाथरूम में पहुंचा तो वहां की हकीकत देखकर परेशान हो उठा। बाथरूम में एक महिला की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। बच्चे उस लाश की ओर उंगली से इशारा करके कहा, यही मेरी मम्मी है, पापा इन्हें मारकर भाग गए हैं। लाश देखकर मोहन बच्चे को गोद में उठाए लगभग भागते हुए होटल के मैनेजर राम कुमार के पास पहुंचा। उसने पूरी बात उन्हें बताई तो होटल में अफरा तफरी मच गई। होटल के सारे कर्मचारी इकट्ठा हो गए। मैनेजर राजकुमार ने स्वयं कमरे में जाकर देखा। लाश देखकर उनके भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत होटल मालिक राजकुमार और स्थानीय थाना नाका हिंडोला पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह ने पहले तो घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। उसके बाद खुद पुलिसकर्मियों को साथ लेकर सिंह होटल पहुंच गए। होटल मालिक राजकुमार उनका इंतजार बाहर कर रहे थे। उनके पहुंचते ही वह उन्हें साथ लेकर बेसमेंट स्थित उस कमरे पर पहुंचे जिसमें लाश पड़ी थी। लाश कमरे के बाथरूम में अर्धनग्न अवस्था में थी। सरसरी तौर पर निरीक्षण के बाद उन्होंने मृतका के नग्न हिस्से पर कपड़ा डलवाया। मृतका की उम्र करीब 22 से 23 साल रही होगी। उसके गले को किसी तेजधार हथियार से काटा गया था, जिससे निकला खून गर्दन से लेकर पीठ के नीचे तक जमीन पर फैला था। इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह लाश का निरीक्षण कर रहे ही थे कि एएसपी पश्चिम अजय कुमार और सीओ केसरबाग हृदय कठेरिया भी फॉरेंसिक टीम के साथ होटल पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लग गई तो पुलिस अधिकारी होटल के मालिक और मैनेजर से पूछताछ करने लगे। कमरे की तलाशी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिससे मृतका या उसके पति के बारे में कुछ पता चलता। पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को अपने पास बुलाकर पुचकारते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? आयुष। यह मेरा स्कूल का नाम है। घर में मुझे सब शिवा कहते थे, बच्चे ने जवाब दिया। तुम्हारी मम्मी को किसने मारा है? पापा ने मारा है, बच्चा बोला। पापा ने मम्मी को कैसे मारा? एएसपी अजय कुमार ने पूछा तो बच्चे ने कहा,
पहले तो पापा ने मम्मी को खूब मारा। मम्मी खूब रो रही थीं, फिर भी पापा उनको मारते रहे। पापा उन्हें मारते हुए बाथरूम में ले गए। मम्मी वहीं बेहोश हो गईं। मम्मी को मारते देख मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। पापा ने मुझे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर में मैं सो गया। सुबह उठकर देखा तो मम्मी मर चुकी थीं। पापा नहीं दिखाई दिए तो मैं रोने लगा। रोते हुए कमरे से बाहर आया तो अंकल ने मुझे गोद में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को एक महिला सिपाही के हवाले कर उसे बच्चे को कुछ खिलाने पिलाने को कहा। इसके बाद होटल के मैनेजर राजकुमार से मृतका के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कल यानी 15 सितंबर की रात 11 बजे एक आदमी पत्नी और बेटे के साथ आया था। उसने अपना नाम बबलू, पत्नी का नाम सीमा और 4 वर्षीय बेटे का नाम आयुष उर्फ शिवा बताया। कमरा मांगने पर मैंने उससे आईडी मांगी तो उसने अपना आधार कार्ड दिया। तब काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने उसका आधार कार्ड रख लिया और उसे कमरा नंबर 102 की चाबी दे दी। होटल का वेटर उसका सामान लेकर उसे कमरे तक पहुंचाने गया। कमरे में जाने के कुछ देर बाद बबलू 4 भाग गया और वहां से खाना ले आया। सुबह 6:30 बजे बबलू ने मेरे पास आकर कहा कि मुझे आधार कार्ड की ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे मेरा आधार कार्ड दे दीजिए। थोड़ी देर में दुकान खुल जाएगी तो मैं फ़ोटोकॉपी करा के दे दूँगा। चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी पत्नी और बच्चा होटल में ही है। मैंने आधार कार्ड दे दिया तो वह कमरे में गया और अपना बैग लेकर चला गया। उसकी पत्नी और बच्चा होटल में ही था, इसलिए मैंने सोचा वह लौटकर आएगा ही, लेकिन वह लौटकर नहीं आया। अब आयुष रोता हुआ कमरे से बाहर आया तो पता चला कि वह पत्नी की हत्या करके भाग गया है। बबलू भले ही आधार कार्ड लेकर चला गया था, लेकिन उसका नंबर, उस पर लिखा पता और मोबाइल नंबर होटल के रजिस्टर में लिख लिया गया था। पुलिस ने उसका आधार नंबर, पता और मोबाइल नंबर नोट कर लिया। इसके बाद घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। थाना नाका हिंडोला के थाना प्रभारी विजय प्रकाश बच्चे को साथ लेकर थाने आ गए और होटल मालिक राजकुमार की ओर से मृतका सीमा के पति बबलू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने होटल में दर्ज आधार कार्ड के पते और मोबाइल नंबर की जांच कराई तो दोनों फर्जी निकले। आधार कार्ड के अनुसार बबलू का पता RZ30 स्मृतापुरी पार्क रोड नई दिल्ली लिखा था, जो फर्जी पाया गया। आधार कार्ड में नंबर में 2 अंक गलत थे। कमरे में कुछ ऐसा भी नहीं मिला था जिससे हत्यारे के बारे में या मृतका के बारे में कुछ पता चलता। इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, तभी उनकी नज़र आयुष पर पड़ी। वह स्कूल की ड्रेस पहने था। उन्होंने उस स्कूली शर्ट के कॉलर पर लगे टैग को देखा। उसमें जो लेबल लगा था उसमें स्टार यूनिफॉर्म लिखा था। इसका मतलब था ड्रेस जिस कंपनी में तैयार की गई थी उसका नाम स्टार यूनिफॉर्म था। स्कूल ड्रेस तैयार करने वाली इस कंपनी के बारे में शायद इंटरनेट से कुछ पता चल जाए। यह सोचकर उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया तो कंपनी का पता और फ़ोन नंबर मिल गया। पुलिस ने उस नंबर पर फ़ोन कर संपर्क किया। जब कंपनी के बारे में पता चल गया तो पुलिस ने व्हाट्सएप द्वारा आयुष की उस ड्रेस की फ़ोटो कंपनी को भेजी तो कंपनी ने बताया कि यह ड्रेस एक प्ले स्कूल की है जिसका पता है M24 चाणक्य प्लेस, डावड़ी, नई दिल्ली।
यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम नई दिल्ली पहुंच गई। इस पुलिस टीम ने प्ले स्कूल के प्रबंधक को आयुष का फोटो दिखाकर पूरी बात बताई तो प्रबंधक ने स्कूल के रजिस्टर से आयुष के घर का पता लिखा दिया। आयुष के माता पिता स्कूल से कुछ दूरी पर सीतापुरी कॉलोनी में अवधेश के मकान में किराए पर कमरा लेकर रहते थे। पुलिस टीम ने अवधेश से पूछताछ की तो पता चला कि उसके किराएदार का नाम बबलू नहीं बल्कि मणिकांत मिश्रा है और वह गोरखपुर के थाना सहजनवा के मोहल्ला डुगडुगैया का रहने वाला है। उसके पिता का नाम विशंबरनाथ मिश्रा है। सीमा उसकी ब्याहता पत्नी नहीं थी बल्कि दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। पुलिस टीम ने दिल्ली से ही इंस्पेक्टर विजय प्रकाश को फ़ोन कर सीमा के असली हत्यारे का नाम बता दिया। इसके बाद विजय कुमार ने दूसरी पुलिस टीम गोरखपुर भेज दी। 19 सितंबर को गोरखपुर गई पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से मणिकांत के घर छापा मारा तो वह घर पर ही मिल गया। पूछताछ में उसने न केवल सीमा की हत्या का अपना अपराध कबूल कर लिया बल्कि हत्या में प्रयुक्त सब्जी काटने वाला चाकू भी बरामद करा दिया। पुलिस टीम मणिकांत को गिरफ्तार करके लखनऊ ले आई। थाने में की गई पूछताछ में मणिकांत ने सीमा की हत्या की जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के थाना पिपराइच के पुखरबिंडा गांव में रहता था कमल सिंह। उसके परिवार में पत्नी और एक ही बेटी थी सीमा। वह अपराधी प्रवृत्ति का था इसलिए पत्नी और बच्चों पर खास ध्यान नहीं देता था। वैसे भी ज़्यादातर जेल में ही रहता था इसलिए पत्नी और बच्चे अपने मन की मालिक थीं। सीमा खूबसूरत भी थी और महत्वाकांक्षा भी। वह जवान हुई तो उसकी खूबसूरती लोगों की आंखों में बैठ गई। उसे जो भी देखता देखता ही रह जाता। जिसका बाप अपराधी हो उसके घर का माहौल तो वैसे भी अच्छा नहीं होता क्योंकि उसके साथ उठने बैठने वाले कोई अच्छे लोग तो होते नहीं। कमल के यहाँ भी उसी के जैसे लोग आते थे। जवान बेटी को ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए लेकिन कमल को इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी। वह सभी को घर के अंदर ही बैठा था। बदमाश प्रकृति का व्यक्ति किसी का नहीं होता इसलिए उन सब की नज़रें कमल की जवान बेटी पर जम गई थीं। बगल के ही गांव भरहट का रहने वाला एक लड़का कमल के यहाँ आता जाता रहता था। वह भी अपराधी प्रकृति का था। वह कुंवारा था इसलिए उसने कमल सिंह के सामने सीमा से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो कमल सिंह ने सोचा कि उसे बेटी की शादी तो करनी ही है। अगर वह अपने हिसाब से शादी करेगा तो दुनिया भर का इंतजाम और दान दहेज के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे और यदि वह सीमा की शादी इस लड़के से कर देता है तो उसे अपने पास से एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि वह चाहे तो इस लड़के से कुछ पैसे ले भी लेगा। लड़का उसे पसंद था इसलिए उसने कहा सीमा की शादी तो मैं तुमसे कर दूंगा लेकिन कुछ देने के बजाय मुझे तुमसे कुछ चाहिए। लड़का भी सीमा के लिए बेचैन था इसलिए उसने कहा चाचा जी मैं सीमा के लिए अपना सब कुछ आपको दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारा सब कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ दे दोगे तो मेरी बेटी को खिलाओगे पिलाओगे कहाँ से। मुझे कुछ रुपए चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया है। वह लड़का कमल द्वारा मांगी गई रकम देने को तैयार हो गया तो उसने सीमा का विवाह उस युवक से करा दिया। सीमा पिता के घर से ससुराल पहुंच गई। वहां कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा लेकिन बाद में वह लड़का बात बात पर सीमा से मारपीट करने लगा तो परेशान होकर सीमा ने उससे तलाक लेकर मायके चली आई। सीमा पहले से ही बिना अंकुश की थी। शादी के बाद वह और आज़ाद हो गई। उसे किसी से भी बात करने या मिलने में जरा भी हिचक नहीं होती थी। कोई रोक टोक भी नहीं थी इसलिए वह कहीं भी किसी के भी साथ घूमने चली जाती थी। इस सब से बड़ी वजह यह थी कि उसकी ज़रूरतें, इसलिए जो भी उसकी ज़रूरतें पूरी करता वह उसी की हो जाती। ऐसे में उसकी मुलाकात थाना पिपराइच के गांव
पकड़ियार के रहने वाले केदार सिंह के बेटे मनोहर सिंह से हुई तो वह उससे जुड़ गई। केदार सिंह खेती किसानी करते थे। मनोहर सीमा को इस कदर चाहने लगा कि वह उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा। मनोहर सिंह ने अपने पिता केदार सिंह से शादी के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मनोहर ने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो सीमा से ही करेगा, अन्यथा कुंवारा ही रहेगा। तब मजबूर होकर केदार सिंह को झुकना पड़ा। वह सीमा से उसकी शादी कराने को राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि सीमा को उनके हिसाब से घर में रहना होगा, जबकि वह जानते थे कि सीमा ज़्यादा दिनों तक उनकी इच्छा अनुसार नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी थी। मनोहर से शादी के बाद सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आयुष रखा गया, लेकिन घर में उसे सब प्यार से शिवा कहते थे। केदार सिंह ने सीमा पर बंदिशें काफ़ी लगा रखी थीं। उसे परेशान करने के लिए वह बात बात पर उसे प्रताड़ित करते रहते थे। सीमा को बंदिशें वैसे भी कभी रास नहीं आईं। वह तो खुले आकाश में विचरण करने वाली युवती थी। यही वजह थी कि जल्दी ही वह उस घर के माहौल से तंग आ गई। वह उस घर से भागने की कोशिश करने लगी। आखिर एक दिन मौका मिलते ही वह बेटे को लेकर उस घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग निकली। सीमा मायके आई तो उसका पिता कमल सिंह किसी मामले में गोरखपुर जेल में बंद था। सीमा अक्सर अपने पिता से मिलने जेल आती जाती रहती थी। वहीं उसकी मुलाकात मणिकांत मिश्रा से हुई। वह भी अपने पिता विशंबरनाथ मिश्रा से मिलने जेल आया जाया करता था। मणिकांत मिश्रा के पिता विशंबरनाथ मिश्रा जिला महाराजगंज में कोऑपरेटिव बैंक की नौतनवा शाखा में सचिव थे। 2008 में उन्हें गबन और धोखाधड़ी के मामले में गोरखपुर जेल भेज दिया गया था। मणिकांत मिश्रा माँ बाप का इकलौता बेटा था। मणिकांत भी अपने पिता से मिलने जेल आता जाता रहता था और सीमा भी। अक्सर दोनों की मुलाकातें हो जाती थीं। कभी दोनों एक दूसरे के बारे में पूछ लिया करते थे। उसके बाद उनमें बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते उनमें दोस्ती हुई और फिर प्यार। बाप जेल में था, मुकदमा चल रहा था, आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए मणिकांत दिल्ली चला गया और वहाँ वह कढ़ाई का काम करने लगा। रहने के लिए उसने डाबड़ी की सीतापुरी कॉलोनी में अवधेश के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। मणिकांत दिल्ली में रहता था और सीमा गोरखपुर में, लेकिन दोनों में फ़ोन पर बातें होती रहती थीं। सीमा ने उससे कहा कि उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता। इस पर मणिकांत ने उसे दिल्ली बुला लिया। वह बेटे को लेकर दिल्ली पहुँच गई। सीमा को दिल्ली आए 2-3 दिन ही हुए थे कि एक रात उसने कहा, मड़े हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को जी जान से चाहते भी हैं। हमें एक दूसरे से दूर रहना भी अच्छा नहीं लगता, क्यों न हम दोनों शादी कर लें। सीमा की इस बात पर मणिकांत गंभीर हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, सीमा, प्यार करना अलग बात है और शादी करना अलग बात। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। क्यों? प्यार करते हो तो शादी करने में क्या परेशानी है? तुम शादीशुदा ही नहीं, किसी दूसरे के एक बच्चे की माँ भी हो। ऐसे में मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो क्या तुम मुझे बेसहारा छोड़ दोगे? मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए अपना लोगे। सीमा, मैं तुम्हें बेसहारा भी नहीं छोड़ सकता और शादी भी नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है। क्या? लिव इन रिलेशनशिप, यानी हम दोनों बिना शादी के एक साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। सीमा मरती क्या न करती, वह राजी हो गई। इसके बाद दोनों बिना शादी के ही पति पत्नी की तरह साथ साथ रहने लगे। मणिकांत ने पास के ही चाणक्य प्लेस स्थित एक प्ले स्कूल में आयुष का एडमिशन करा दिया। सीमा की भी उसने एक कॉल सेंटर में नौकरी लगवा दी। वहाँ सीमा को 5,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। सीमा जल्दी ही अपने रंग दिखाने लगी। वह घूमने, फिल्में देखने और महंगा खाने पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करने लगी। उसका पूरा वेतन इसी में खर्च हो जाता। पैसे खत्म हो जाते तो वह परेशान हो उठती। तब वह आस पड़ोस से उधार लेने लगी। उन पैसों को भी वह अपने शौक़ पूरा करने में ही उड़ा देती।
उधार देने वालों के पैसे सीमा वापस न करती तो वे मणिकांत से पैसे मांगते। सीमा की इन हरकतों से मणिकांत परेशान रहने लगा। उसने सीमा को कई बार समझाया, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। धीरे धीरे उसे सीमा के चरित्र पर भी शक होने लगा, क्योंकि सीमा हर किसी से इस तरह खुलकर बात करती थी जैसे वह उसका बहुत खास हो। इसके अलावा उसे लोगों से पैसा भी बड़े आराम से उधार मिल जाता था। इससे मणिकांत को लगने लगा कि सीमा ने ऐसे लोगों से संबंध बना रखे हैं। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। हद तो जब हो गई जब सीमा मणिकांत पर दबाव बनाने लगी कि वह गोरखपुर की अपनी सारी संपत्ति बेचकर दिल्ली में एक अच्छा सा मकान लेकर यहीं रहे। मणिकांत सीमा की हरकतों से वैसे भी परेशान था। जब वह उस पर संपत्ति बेचने के लिए ज़्यादा दबाव बनाने लगी तो वह सीमा से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि यह औरत सीधे उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने ख़त्म करने का विचार बना लिया। पूरी योजना बनाकर उसने सीमा से गोरखपुर अपने गांव चलने को कहा तो वह खुशी खुशी चलने को तैयार हो गई। 15 सितंबर की दोपहर मणिकांत ने सीमा और आयुष को साथ लेकर लखनऊ जाने के लिए गोमती एक्सप्रेस पकड़ी। रात 10 बजे वह लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उतरा। उसने सीमा से कहा, इस समय गोरखपुर जाने के लिए कोई ट्रेन या बस नहीं मिलेगी, इसलिए आज रात यहीं किसी होटल में रुक जाते हैं। सीमा क्या करती, वह होटल में रुकने को तैयार हो गई। रिक्शे पर बैठकर उसने रिक्शे वाले से किसी छोटे और सस्ते होटल में चलने को कहा। रिक्शे वाला तीनों को नाका इंडोले थाने के विजयनगर स्थित सिंह होटल एंड पंजाबी रसोई में ले गया। वहां मणिकांत ने होटल के रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर राजकुमार से एक कमरे की डिमांड की तो उसने उसे आईडी मांगी। मणिकांत ने सुबह को आईडी की फ़ोटोकॉपी देने को कहा। तब उसने उस आधार कार्ड को लेकर उसका नंबर, मोबाइल नंबर और पता दर्ज कर लिया। कमरे का किराया 350 रुपये लेकर उसने कमरा नंबर 102 की चाबी मणिकांत को दे दी। वह सीमा और आयुष को लेकर कमरे में चला गया। सीमा और आयुष को कमरे में छोड़कर मणिकांत चारबाग गया और वहां किसी ढाबे से खाना ले आया। खाना खाकर वह सीमा से बातें करने लगा। तभी किसी बात पर उसकी सीमा से बहस हो गई तो वह सीमा को पीटने लगा। सीमा जोर जोर से रोने लगी। माँ की पिटाई और उसे रोता देखकर मासूम आयुष भी रोने लगा। मणिकांत सीमा की पिटाई करते हुए उसे बाथरूम में ले गया, जहां उसने उसे इस तरह पीटा कि वह बेहोश हो गई। उसे उसी हालत में छोड़कर वह आयुष के पास आया और उसे बिस्तर पर लिटाकर किसी तरह सुला दिया। इसके बाद उसने घर से बैग में रखकर लाया सब्जी काटने वाला चाकू निकाला और बाथरूम में बेहोश पड़ी सीमा का बेरहमी से गला काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रात भर वह उसी कमरे में रहा। सवेरा होने पर उसने मैनेजर से अपना आधार कार्ड लिया और बैग लेकर निकल गया। होटल से निकलकर वह गोरखपुर स्थित अपने घर चला गया। उसने अपनी ओर से होटल में कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन पुलिस आयुष की स्कूल ड्रेस के टैग के सहारे उस तक पहुंच ही गई। सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके पुलिस ने मणिकांत को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्याय के रक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आयुष को चाइल्ड लाइन भेजकर सीमा के पति मनोहर और उसके घरवालों से संपर्क किया तो उसके चाचा चाची आकर उसे ले गए। कथा लिखे जाने